अरे सर And with that, I would like to wish everybody good afternoon. I am Ritika Singh and फाउंडेशन के और डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के 5th वेबिनार में जिन सभी गेस्ट्स ने हमको ज्वाइन किया है, मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के वेबिनार्स को हमने अपनी चीफ पेट्रन श्रीमती सत्य भल्ला जी की ब्लेसिंग्स से स्टार्ट किया। एंड द एम टू स्टार्ट दीज वेबिनार्स वाज दैट जितने लोग हमारे सोसाइटी में हैं जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के कुछ ऐसा काम किया है जिससे सभी का भला हुआ हो, हम इस प्लेटफॉर्म पर उनकी जर्नी को शेयर करें, हम उन लोगों से बातें करें ताकि जो लोग उन्हें सुने उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले। डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन के वेबिनार्स के इस प्लेटफॉर्म पर हम कुछ ऐसे इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं जो सोसाइटी में जिसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात कर भी चुके हैं। और ऐसी ही एक आज खास गेस्ट है हमारे साथ, मिस स्नेहा तनवर। मिस स्नेहा तनवर विलेज काटीकेरा गांव हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने अपने गांव में खुद से शुरू करी एक मूवमेंट जिससे कि इन्होंने अपने गांव में सभी लेडीज को अवेयर किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग सैनिटरी पैड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉट ओनली हर विलेज बट इवन अराउंड हर विलेज शी हैज बीन सक्सेसफुल। और इनकी इस इनिशिएटिव को ना सिर्फ उनके गांव ने अप्रिशिएट किया बल्कि इंडिया में इनको अप्रिसिएशन मिली, और इनके इसी इनिशिएटिव को कवर करते हुए एक शॉर्ट 26 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी विच इज पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। और इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ने ना कि सिर्फ स्नेहा को बल्कि सारी लेडीज जिन्होंने उनके साथ इस इनिशिएटिव में काम किया उन्हें ऑस्कर का हकदार बनाया। तो सभी ने ऑस्कर अवार्ड जीता, स्पेशली स्नेहा तो उस फिल्म में फीचर भी हुई, वो इस फिल्म का पार्ट भी है। तो आज ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम स्नेहा से जानना चाहेंगे। सो स्नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू मैम। मैं बल्कि इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आज हमारे मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बहुत से सीनियर लोग जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं सेक्रेटरी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन डॉक्टर छवि भार्गव शर्मा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डीन है फॉर फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल साइंसेज। हमारे साथ डायरेक्टर मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल्स हैं मिसेस सहयोगिता शर्मा। और एक बार फिर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ी है। We have Ms. Swati Sharma, special correspondent working with the Statesman. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, I would first request Mrs. Sayogita Sharma to please welcome everyone. Thank you so much, Ritika, and I take it as my pleasant privilege. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत करते हुए, particularly स्नेहा का और डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन से जिनको आज इनवाइट किया गया है। बिकॉज डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन जो हमारी है, जैसे आपने बताया, जिसके पेट्रन श्रीमती सत्या भल्ला हैं, हमेशा से इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि जो लोग अपने से बियॉन्ड देखते हैं,
इंस्पायरिंग काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, चैलेंजेस को हेड ऑन लेते हैं और कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसका फायदा सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके आसपास की पूरी सोसाइटी को होता है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे जब स्नेहा आई हैं, सो हैप्पी टाइम्स भी इसको हम कहते हैं बिकॉज इसमें हम बहुत हैप्पीनेस शेयर करते हैं स्नेहा, सबकी हैप्पी स्टोरीज। और आपके साथ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स जुड़े हुए हैं आपकी अपनी लाइफ में। जब आप रेड कारपेट पे चली, आपको ऑस्कर मिला, वो हैप्पी मोमेंट्स आप शेयर करेंगी। और सेकेंडली आप हैप्पीनेस की इनिशिएटर हैं, आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाई है, पर्टिकुलरली विमेन फोक, आपके गांव के लोग, आपके आसपास के लोग, जो जिस टॉपिक को आपने उठाया और जिस शिद्दत से आपने काम किया। बिकॉज काम करना एक अलग चीज होती है स्नेहा, बट उस काम को हार्ट एंड सोल देना, मकसद बनाना और सिर्फ काम ना लेके एक अपॉर्चुनिटी देखना जिससे आपने पूरे समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करी। मेंस्ट्रुएशन पीरियड की बात कोई नहीं करता था, राइट, टैबू है आजकल। और मैं तो खासकर उस दौर से आती हूँ जहाँ वाकई ये बहुत बड़ा एक टैबू हुआ करता था। आई कैन विद दिस टॉपिक आई कैन गो बैक टू माय ओन डेज। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब भी मतलब पढ़े लिखे हम उस टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके थे, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर टॉपिक नोबडी वुड लाइक टू डिस्कस। फैमिलीज में तो कतई डिस्कस नहीं होता था। तो आपकी स्टोरी मुझे लगता है बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। स्ट्रगल भी किया आपने और रेजिलियंस भी है आपके अंदर कि कहीं कुछ रुका तो फिर से उठ खड़े हुए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, सबके लिए मुझे लगता है कि आप एक बहुत एग्जाम्पलरी आपका सफर रहा है। So wishing you all the best. I welcome you to this platform and at the same time I welcome Dr. Chavi Bhargav, जो जिनकी वजह से डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन में इस तरीके के लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे आते हैं। एंड थैंक्स टू मानव रचना मैनेजमेंट जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है कि जहाँ पे आज के टाइम पे जहाँ पे एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट वेरी हैप्पी इंस्टांसेस, सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, सब लोग बहुत कुछ हैं। सो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो फिर से एनर्जाइज करते हैं सोसाइटी को, एंथ्यूज करते हैं कि भैया उठो, कुछ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बहुत अच्छा रितिका, थैंक यू सो मच एंड डॉक्टर चवी मैम एंड द एंटायर ओपी भल्ला फाउंडेशन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच रितिका। थैंक यू। एंड जैसा कि सहयोगिता जी ने मेंशन किया कि जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो 2014 से एक इंसान जो इससे जुड़ा हुआ है, कंसिस्टेंटली इसको पुश कर रहा है, बच्चों को इसमें जोड़ रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है, दैट इज डॉक्टर छवि भार्गव शर्मा। सो वेरी सम लाइन्स फ्रॉम यू मैम बिफोर वी कैन एक्चुअली बिगिन द वेबिनार। Ritika, thank you so much. Sayogita ma'am, thank you and thank you to everybody. स्नेहा, आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब हम देखते हैं और फाउंडेशन का जो हमने बेसिस ही ये है कि वी रीच आउट टू पीपल और कुछ ऐसा करें जिससे सोसाइटी चेंज हो, और इससे बेटर कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि इस चीज़ हर औरत जब से हम लोग हुए हैं तब से वी हैव बीन गोइंग थ्रू, लेकिन किसी ने, बहुत कम लोगों ने सोचा कि इसको उठाएं। बड़े बड़े फेमिनिस्ट भी आए, सब चीज़ें हैं, और ये काम हमारी स्नेहा और ने ही करना था। और आपने जो काम करा है इट इज़ फैंटास्टिक और मोर पावर टू यू। अगर हम किसी को, हम स्वयं से भी एक प्रोग्राम हम करते हैं हर वुमेन्स डे पे और मंथ, और अगर हम किसी को रियली जो स्वयं से है वो आप हो, यू आर सेल्फ एम्पावर्ड एंड कंग्रेचुलेशंस, और आपको बहुत पावर हो। एंड आई थैंक एवरीबडी and thank you Ritika, and it's going to be a fantastic session. Yes ma'am, thank you. एंड अब वो टाइम है कि हम बहुत सुनना चाहते हैं आपसे। हमने आपके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत आपके बारे में देखा इंटरनेट पर, तो हमने एक छोटी सी वीडियो कंपाइल की है जिसमें आपके कुछ खास मोमेंट्स हैं। हम चाहेंगे कि सब उसे देखें और आप भी। थैंक यू। इस
इस वीडियो को देखकर स्नेहा सच में देख के ही एक तरह से रोंगटे खड़े होते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है आपकी इस जर्नी को देखते हुए। तो अब वो टाइम है कि सब लोग, जब से आपके बारे में हमने सुना है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं साथ साथ, और वो सुनना चाहेंगे कि कहते हैं कि हर बड़े काम की शुरुआत कहीं ना कहीं से जरूर होती है। तो ऐसा कौन सा वो टाइम था जब आपको लगा कि आपको इस मकसद को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? तो आपकी जो पूरी जर्नी है इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मतलब मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जो मेरी स्टोरी है वो आप लोगों तक पहुंचाने का आज मौका मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो अब इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है। तो मेरा जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था जब मैं 12th क्लास में थी, 2011 12th की बात है, 2012 की बात है ये। तो मैं 12th क्लास में थी उस टाइम पे। तो मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे एक फ्रेंड थी और हमारे बोर्ड एग्जाम थे और उसको हम लोगों का एग्जाम था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने तैयारी करी थी एग्जाम की, लेकिन उस टाइम पे उसको पीरियड हो गया। जो मेरी फ्रेंड थी उसको पीरियड हो गया एग्जाम से एक दिन पहले। तो उसने उस पीरियड होने की वजह से अपना बोर्ड का एग्जाम छोड़ दिया। तो उसकी जो पूरे साल की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी उस एक रीजन की वजह से। और प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स ये थी कि वो शेयर नहीं कर पाई थी इस चीज को किसी से भी। वो शेयर नहीं किया उसने अपनी, ना फैमिली में ना अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मैं उसके सबसे ज्यादा क्लोज थी, इसलिए उसने मुझसे शेयर की ये बात कि यार मैं कल का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी और मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको बोला भी कि क्या प्रॉब्लम है फिर, कि नहीं मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं एग्जाम देने जाऊंगी, चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी तो मैं नहीं जा सकती। उसके बाद वो जो इंसिडेंट हुआ था वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे टच हुआ था माइंड में कि भाई ऐसा ऐसा क्यों। लेकिन उस टाइम पे मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे 12th के बाद में फैमिली वालों की तरफ से भी पढ़ाई का प्रेशर रहता है माइंड में कि भाई आगे भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज कहीं पे छूट गई थी, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं वो अटकी हुई थी। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं में से एक थी, क्योंकि मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने घर में अपने मम्मी से, अपने भाई से, किसी भी से भी इस चीज को लेके शेयर नहीं करती थी अपने फ्रेंड सर्कल में। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2017 में एक एनजीओ के थ्रू हमारे गांव में कुछ लोग आए जो एनजीओ की डायरेक्टर थी, और 2-4 लोग हमारे गांव में ऐसी नॉर्मल विजिट करने के लिए आए। तो उन लोगों ने आके कुछ लड़कियों को, आसपास की लड़कियों को इकट्ठा किया जो एजुकेटेड लड़कियां थी। तो उनमें से एक मैं भी थी। तो उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा किया लड़कियों को। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई इस तरह से हम यहाँ पे एक सैनिटरी पैड की मशीनें लगाना चाह रहे हैं, और क्या आप यहाँ पे मतलब ये काम कर सकते हो? आपको गांव में महिलाओं को घर घर जाके अवेयर भी करना पड़ेगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट खुद से तैयार भी करना होगा। तो क्या आप कर सकते हो? इस बारे में बात कर सकते हो? तो सभी लड़कियों ने कोई सामने नहीं आई। सब लड़कियों ने ऐसे हाथ नीचे कर लिए कि हम नहीं कर सकते, और शर्म से सबके ऐसे सर झुक गए। तो फिर उस टाइम पे जब ये बात हुई तो वो मेरी फ्रेंड वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो मेरे माइंड में टच हुआ। फिर मैंने उनको बोला, जो भी वो आए थे एनजीओ से, मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको सोच के बताती हूँ। तो मैंने पूरी रात सोचा उस चीज के बारे में, पूरा सोचा कि भाई कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, ये चीज गलत है। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको जाके बोला कि ठीक है मैं ये काम करूंगी, मुझे ये वर्क करना है, आप लगाइए यूनिट यहाँ पे, मैं लड़कियों को इकट्ठा भी करूंगी, उनको वर्क करने के लिए यहाँ पे तैयार भी करूंगी, डोर टू डोर जाके उसको सेल भी करूंगी, प्रोडक्ट बनाऊंगी भी और लोगों को अवेयर भी करूंगी। ये आई थिंक जो आपने हिम्मत दिखाई है ये काबिले तारीफ है, ये सब में नहीं होती। मतलब हमारे घरों में अगर हम शहरों की भी बात करते हैं, कभी 4 लोग बैठे हो और टीवी पर सैनिटरी पैड्स की अगर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो झट कोई तो चैनल बदलता है, ये लोग आपस में बात करते हैं कि सामने ना देखना पड़े। और गांव में जैसे जगह में आपने ऐसा एक डिसीजन लिया तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन
इसको कहना तो आसान है, लेकिन जब आपने इसको करना शुरू किया तब जी, आपको, क्योंकि जब गांव की हम बात करते हैं तो इसको लेकर लोग कहते हैं छी, टैबू है, मतलब इतना भी होता है कि कई बार औरतें रसोई घर में नहीं जाती हैं और इतनी चीजें होती हैं। तो पहल कैसे किया आपने? कहीं ना कहीं डिसीजन तो मैंने ले लिया था कि मुझे ये वर्क करना है, लेकिन फिर मैंने खुद को तैयार किया कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना होगा, लोगों की बातें सुनने के लिए, लोगों के रिएक्शन देखने के लिए, और बहुत कुछ मतलब होने वाला है, अपो जो नेगेटिविटी बहुत कुछ फैलने वाली है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर किया। और स्टार्टिंग मेरे घर से ही हुई, शुरुआत मेरे घर से ही हुई, क्योंकि मैं अपने घर में भी ये शेयर नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी मदर से ये चीजें शेयर करनी स्टार्ट करी, और धीरे धीरे जनवरी 2017 में वो यूनिट लग गया आके यहाँ पे। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल की जो भी मेरी लड़कियां थी आसपास की, मैंने उनको इकट्ठा किया, उनको तैयार किया, उनको घर जाके उनको ये बोला कि ठीक है, आप अपनी फैमिली में मत बताना कि भाई आप सैनिटरी पैड बनाने के लिए जा रहे हो, आप अपनी फैमिली में बताना कि आप बच्चों के डायपर बन रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे बोल के, झूठ बोल बोल के मैंने उनको तैयार किया कि यार प्लीज आप एक बार ये वर्क करो तो सही। और फिर किसी भी तरह से मतलब वो रेडी हो गई। और मैंने अपने घर में भी खुद अपने पापा को बोला, जैसे पापा ने मेरे से पूछा कि क्या वर्क होता है यहाँ वहाँ पे, तो मैंने अपने पापा को भी ये बोला था कि पापा जी वहाँ पे बच्चों के डायपर बनाए जाते हैं। मैंने अपने पापा को भी नहीं बताया था कि वहाँ पे सैनिटरी पैड बनाए जाते हैं, बस मम्मी को बता दिया था। उसके बाद यूनिट लग गया, लड़कियां मिल गई वर्क करने के लिए, तो गांव में धीरे धीरे फैलने लगी ये चीज, भाई ऐसे ऐसे उनके वहां पे एक यूनिट लगा है, ये काम चल रहा है हमारे गांव में, और ये लड़कियां मतलब ऐसे कर रही है। तो ऐसा ऐसा होता था कि जैसे किसी भी लड़की को मैं तैयार करके लेके आई वर्क करने के लिए, दूसरे दिन 2 दिन वो यूनिट पे आई, तीसरे दिन गायब। तीसरे दिन जाके पता किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे नहीं आई, तो मेरे घर वाले एग्री नहीं है, मेरे घर वाले नहीं भेज रहे हैं। कितनी कुछ महिलाओं को जोड़ा, कितनी महिलाएं ऐसी थी जो जिनको घर पे जाके मतलब अपने मार भी पड़ी अपने हस्बैंड से कि अच्छा ये वाला काम करेगी, हम नहीं करने देंगे। और इस लड़की का क्या है, ये तो स्टार्टिंग से ही मतलब शहर में पढ़ी है, हापुड़ पढ़ी है, तो घर वालों ने सर पे चढ़ा रखा है, और इसको तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो ये तो बिगड़ी हुई है, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इसके साथ रह के बिगड़े, तो हम नहीं, इसके साथ हम काम नहीं करने देंगे आप। कितनी तो ज्यादा बहुत परेशानी होती है जब हम गांव के माहौल में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं जो बरसों की सोच है हम उसको चेंज करने जब लगते हैं तो ये एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। अभी और जित अभी जितना इजीली मेरे को लग रहा है कि मैं इतना इजीली बता रही हूँ, इतना इजीली उस टाइम पे हाँ, था नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो समझ में आता है। और लेकिन ये भी होता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने जो करते हैं, शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं से भगवान का साथ भी होता है। और इसी पर मैं बात करना चाहूंगी हमारी आज की स्पेशल गेस्ट मिस स्वाति शर्मा जी से, बिकॉज उन्होंने ऐसे कई मुद्दों पर काम किया है, खुद इन्वॉल्व है। तो मैम, आप भी काफी काम कर चुकी हैं विलेजेस से और आप लोगों से डील करती हैं, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? A very good afternoon, firstly, to all the viewers and those who are in the webinar. And again, a very, very, thanks from the bottom of my heart to Ritika and the OP Bhalla Foundation for inviting me for such a beautiful webinar. Ritika, it's true, ये बिल्कुल सही है. Being a journalist or 25 years of my work experience, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जिन्होंने मुझे छुआ इन इश्यूज ने, और जिनको हमने फेस किया पूरे अपने जर्नलिस्टिक करियर में एज अ सोशल वॉरियर ऑल्सो, क्योंकि मेरा सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं जिनमें मैं पर्सनल लेवल पे करती हूँ, मैं समाज के लिए भी काम करती हूँ। तो उसमें कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे केसेस आए हैं, हमने कुछ कोशिश भी की काम करने की। महिलाओं के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी, कुछ साल पहले का है। मेरे को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था, वहाँ पे इंडो नेपलीज बॉर्डर पे उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था। कुछ NGOs काम कर रही थी और उन लोगों ने मुझे भेजा था उसको मॉनिटर करने के लिए। मैं वो भूल नहीं सकती, कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं
इट वाज अ वेरी रिमोट विलेज जहाँ पे वो संस्था काम कर रही थी, और वहाँ पर 3 साल 4 साल की बच्ची से लेके 14-15 साल एंड अबव, आपको हर बच्ची के मांग में सिंदूर मिलेगा। उस गांव में चाइल्ड मैरिजेस थी, इट इज अ सोशल टैबू देयर, और गांव ऐसा था कि कनेक्टिविटी भी नहीं थी, नदी पार करके जाना होता था। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने काम करना शुरू किया था, कर रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि ये महिलाओं के लिए इतने सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की बहुत सीरियसली जरूरत है। सोशल टैबू से हम लड़ते हैं। जैसे स्नेहा ने स्टार्ट किया, एक्चुअली सैनिटरी पैड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पेरेंट्स भी अपने बच्चे से बात नहीं करते हैं। और गांव की एक लड़की निकल के अगर इतना अच्छा काम कर रही है, आप सरप्राइज होंगे कि हमारे देश में ही नहीं, इवन बाहर भी विदेशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में सैनिटरी नैपकिन्स यूज नहीं किया जाता। महिलाएं या तो ग्रास यूज करती हैं, या ऐश यूज करती हैं, या काउ डंग यूज करती हैं। दे यूज काउ डंग केक, जो जिसको हम उपला बोलते हैं गांव में स्नेहा, वो भी काट के यूज किया जाता है। आपने तो काम किया, आपको मालूम होगा। सॉइल यूज करती हैं, और कुछ जगह तो ये भी स्थिति है कि गड्ढा करती हैं महिलाएं, और जब मेंस्ट्रुअल मतलब पीरियड आता है तो उस पर बैठती हैं। आप सोचिए कितना पेनफुल है। वो औरत जो एक बच्चे को जन्म देती है, जो सृष्टि को चलाती है, वो औरत इतने दर्द में रहती है और किसी को एहसास नहीं है उसके इस दर्द का। स्नेहा, बहुत बहुत आपको बधाई कि आप एक इतना अच्छा काम कर रही हैं। और क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आप तो कितने सालों से जहाँ से भी आपने शुरुआत करी, लेकिन ये वास्तव में एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी चीज है रितिका, जिस पर हम सभी को काम करना चाहिए। मुझे लगता है स्कूल्स में भी ये करिकुलम में होना चाहिए। हम लोग जब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर होता था बायो में, जिसको टीचर पढ़ाती नहीं थी हम लोगों के टाइम में, और वो कहा जाता था कि आप घर पे अपने आप इसको प्रिपेयर करना। मुझे लगता है नाउ द टाइम हैज कम दैट वी चेंज एंड वी एजुकेट। Absolutely. Very important points brought out by you, ma'am. हमें यहाँ बैठकर शहरों में कई बार इतनी इजीली चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं, और कई बार अवेयरनेस आती है, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि जब हम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कितने % लोगों को ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या अवेयरनेस है। जैसे कि आपने बोला, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड आई थिंक वहाँ से अगर चीज लोगों को एक्सेप्ट होती है, देन ऑफ कोर्स कम्स अदर थिंग्स लाइक सप्लाइंग द सैनिटरी पैड्स टू रिमोट एरियाज एंड अदर थिंग्स, जैसा कि स्नेहा से हम बात कर रहे हैं। एंड आई फील दीपिका कि जितना एजुकेशन और जितना अवेयरनेस लेडीज को जरूरत है, उतनी ही मेल्स को भी है। बिल्कुल। रितिका, मैं इसमें ना एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे स्वाति मैम ने अभी बोला कि इसमें स्कूलों में काम करने की जरूरत है। मुझे याद है बहुत साल पहले CBSE ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एडोलेसेंस हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उन्होंने उसके लिए 5 दिन की एक ट्रेनिंग द ट्रेनर्स करके वर्कशॉप की, जिसका मैं भी एक हिस्सा थी। तो जब वहां पे हम लोग 30-35 लोग थे, जैसे इन्होंने बोला कि चैप्टर जो है वो आगे कर दिया जाता है, वहां पे जब इस जो आप बात कर रहे हो एडोलेसेंस हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, बट कंफर्ट लेवल इतना कम है कि कोई उसके बारे में 5 दिन में 5वें दिन जाके लोग बोलने की हालत में आए कि कुछ इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी रियल। और वो जो CBSE के सेक्रेटरी थे उस टाइम के, बाला सुब्रमण्यम आई थिंक उनका नाम था, तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि वो साउथ से आते हैं और साउथ में इसको बहुत बड़ा टैबू मान के चलते थे कि लड़कियां बिल्कुल किचन में नहीं जाएंगी, उनको बिल्कुल अछूत जैसे बाहर बिठा देंगे। He said when he went to that his own home, और उसने जाके वहां पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और उन्होंने उस बारे में 2-4 बातें की, तो कह रहे मेरी फैमिली सारी मेरे अगेंस्ट हो गई कि भैया तुम तो बड़े बेशरम हो। तो बड़े बेशरम हो। तो इस तरीके की चीजें जो है ना, एंड डेफिनेटली स्नेहा ask for lot of appreciation from us all, और हम भी डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना चाहेंगे स्नेहा। थैंक यू। यस रितिका। थैंक यू मैम, दैट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर नॉट ओनली। मैं इसमें कुछ एक अपना पॉइंट्स, अभी हाल ही का मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैम ने बताया कि
पुरुषों के को लेके उनको भी अवेयर करने की जरूरत है। अभी 15 दिन पहले मैंने अपने हापुड़ जिले के ही एक गांव पड़ता है पीर नगर, वहां पे जाके मैंने 50-60 महिलाओं को 50-60 लड़कियों को इकट्ठा किया और वहां पे फ्री में मैंने पैड डिस्ट्रीब्यूट किए एक अवेयरनेस के तौर पे। तो वहाँ पे मेरी जो मेरी एनजीओ है उसमें हम कुछ लड़कियां हैं हम और कुछ जेंट्स हैं, कुछ लड़के हैं। तो वो सब बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उसके बाद में जैसे उसकी पोस्ट वगैरह हम लोगों ने एफबी पे शेयर करी, तो उसके बाद एक वहीं का कोई बंदा था उसी गांव का, उसने पोस्ट पे कमेंट्स किया कि आप लोगों को शर्म नहीं आती है, ये तो औरतों का काम है और इसको ऐसे आप खुलेआम कर रहे हो और मतलब जेंट्स को भी यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है आपने, और ये तो शर्म की चीज है, इसको तो आप औरतों के साथ ही करो तो ही अच्छा, आपको शर्म नहीं आती, आदमियों को बिठा के और आप सैनिटरी पैड ऐसे बेच रहे हो खुलेआम, और ये सब नहीं चलेगा हमारे यहाँ पे गाँव में, ये सब नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत महिलाओं को तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है जेंट्स को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसा कि संयोगिता मैम और स्वाति मैम दोनों ने ही मेंशन किया कि आई थिंक अवेयरनेस एक पहला स्टेप है जो आप ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं, बट अवेयरनेस लड़के लड़कियों दोनों के लिए अवेयरनेस जरूरी है, बिकॉज और ये आई थिंक लोगों को समझना होगा कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, और जितनी जल्दी हम इसको हाइजीनिक और सिंपल करें उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। बट इससे मुझे ध्यान में आता है कि जब आपके गांव में ये फैक्ट्री तो नहीं कह सकते, आप ही ने यूनिट है और आप ही ने इस जगह दी थी, जहां तक मुझे ध्यान है, इस जगह को अवेलेबल किया था, तो और आपने लिटरली पैड बनाना सीखा, तो अब तो आप खुद जानती हैं किस तरह से ये पैड्स मैन्युफैक्चर होते हैं सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ। तो कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस, खुद सीखना, सबको सिखाना? जब स्टार्टिंग में वो मशीनें आई थी तो हमें ट्रेन करने के लिए 2 दिन के लिए केरल से कोई सर आए थे, हमको 2 दिन की ट्रेनिंग देने के लिए कि किस तरीके से बनाना है, कहाँ से क्या स्टेप लेना है, किस तरीके से तैयार होगा। तो जब वो सब सिखाने के लिए आए थे तो हम लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, गांव में लड़कियों को इकट्ठा किया था कि जिसको समझ आ जाएगा वो लड़की कल से मतलब ज्वाइन कर लेगी। अच्छा। तो हम 30 लड़कियां थे ट्रेनिंग में। अच्छा। और उसके बाद 30 लड़कियों ने ट्रेनिंग ली, लेकिन जब काम करने का वक्त आया तो सिर्फ हम 2 लड़कियां बचे, बाकी की 28 लड़कियां गायब। कोई आई ही नहीं कि हम नहीं कर सकते, हमको तो शर्म आएगी और हमारे फैमिली वाले एग्री नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। तो एक मैं थी और मेरे साथ एक लड़की और थी, राखी नाम था उसका, अब तो उसकी शादी हो गई है अभी हाल ही में। तो हम 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर थे उस यूनिट को जमाने में, जो हमने बड़े ही कॉन्फिडेंस से हमने बोला था कि आप टेंशन मत लीजिए, हम इस यूनिट को यहाँ पे लगा के छोड़ेंगे और हम ये वर्क ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे, हमको ये करना है। तो उसके बाद फिर और लड़कियों को ढूंढा गांव में जाके, उनको तैयार किया किसी भी तरीके से। तो एक थोड़ी सी सबसे बड़ी मुश्किल हम लोगों के सामने ये आई क्योंकि हम दोनों यंग लड़कियां थे और पीरियड को लेके बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक बार शादीशुदा लड़की अगर कोई इस बारे में बात करे तो उसके लिए लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं गांव में कि भाई ठीक है शादीशुदा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनमेरिड होते हुए हम लोग पीरियड को लेके बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इकट्ठा करके लड़कियों को महिलाओं को बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक ये चैलेंज तभी पूरा हो सकता है अगर फैमिली का, घर से हर चीज का सपोर्ट हो, क्योंकि और हिम्मत हो। आपकी हिम्मत तो आपसे बात करते समय हमें अभी भी नजर आ रही है, कितना पैशन और कितना डेडिकेशन है आपको इस कॉज को लेकर। पर आपको कभी सपने भी आपने सोचा था कि आपके इन एफर्ट्स के ऊपर एक फिल्म बनाई जाएगी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीरियड एंड ऑफ साइलेंस एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें आपने खुद एक्टिंग भी की है, आप उसका पार्ट रही हैं, और उसके बाद आप खुद फॉरेन कंट्री जाकर आई हैं अपने इस इनिशिएटिव को लेकर। नो मैम, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जो वर्क मैंने स्टार्ट किया, जो मुहिम मैंने छेड़ी है अपने गांव में, उसको इतने बड़े लेवल पे इतने सारे लोग फॉलो करेंगे और इतने सारे लोग मतलब सपोर्ट में आएंगे, ये कभी मैंने नहीं सोचा था। मेरा ये वर्क करने का जो मकसद था वो ऑस्कर जीतना नहीं था, मुझको ये टैबू तोड़ना था। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करी। मेरा सपना था दिल्ली पुलिस में जाने का। तो मैंने फैमिली से सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बचपन से ही, और हर चीज के लिए उन्होंने कभी मुझ पे किसी चीज की पाबंदियां नहीं लगाई कि आपको ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है।
तो फैमिली का सपोर्ट था तभी मैं इतना कुछ कर पाई। तो मैंने उनको बोला कि पापा मेरे को कंपटीशन की तैयारी करनी है दिल्ली पुलिस के लिए। तो उसका एक रीजन ये था कि गांव में लड़कियों को बोलते हैं कि लड़कियों के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है। तो ये रीजन था कि वो होता है ना किसी बच्चे के अंदर कुछ डिफरेंट करने का, तो मेरे अंदर वही वाली थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। जिस चीज को लोग ये बोलते हैं ना कि ये गलत है, वो चीज मेरे को करनी है कि मैं उस चीज को करूंगी। मैंने डिसाइड किया कि मेरे को दिल्ली पुलिस में जाना है। उसी के साथ साथ मैं कंपटीशन की तैयारी करती रही। मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर किया, एग्जाम मेरा होना था, और जब वो यूनिट लगा था उसी के साथ साथ मैं ये वाला वर्क भी कर रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। मैं कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी अपने एग्जाम के लिए। तो वो सब चीजें मूवी में भी उन्होंने ऐड करी हैं जी कि मेरा कोचिंग से आना जाना, मेरा हाँ। घर का काम, सब कुछ मेरा जो डेली रूटीन था वही सब कुछ उन्होंने उसमें किया है मूवी में। जी तो मैं सिर्फ अपना वर्क कर रही थी। जी उसका रिजल्ट आगे निकल के क्या आएगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं था। नहीं तो मूवी में जो उन्होंने शूट किया था वो एक नॉर्मल था, कुछ मैंने एक्ट नहीं किया था मूवी में। हाँ देखा हमने वो मैंने एक्टिंग एक नहीं की थी, मैं ऐसे नॉर्मल थी अपने जैसे मैं रहती हूँ अपने अपनी धुन में। जी तो जी जो मैं वर्क करती थी, जो मेरा डेली का रूटीन था, उन लोगों ने बोला था कि कोई स्पीच नहीं थी, कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं था जो भी वो शूट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था जो आपका डेली का रूटीन है आप बस अपना काम करते रहो, जो आप कर रहे हो हम ऐसे ही शूट करते रहेंगे। तो नॉर्मली अपना काम, यूनिट पे 8 घंटे काम करना, सुबह शाम अपने घर का काम करना, उसी बीच में घर से 7 किलोमीटर दूर जाके अपनी कोचिंग की क्लास लेके आना 3 घंटे की। तो देखा वही सब हमने कुछ उन्होंने शूट किया था। तो उसी चीज को फिर वो लोग यहाँ से लेके गए फॉरेन कंट्री, और वहाँ पे जाके उन्होंने बाकी लोगों को वो 26 मिनट की उन्होंने मूवी एक तैयार करके डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे उन लोगों को दिखाया। तो लोग काफी इंस्पायर हुए ये चीज देख के, भाई एक लड़की कितना स्ट्रगल कर रही है। एक तो टैबू को लेके यंग लड़की होते हुए और अनमेरिड होते हुए इस चीज को लेके बात कर रही है, क्योंकि शहर की लड़कियां भी अगर आप उनसे जाके बात करने लगो पीरियड को लेके तो कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगी, और मेरे को सही कैमरे बात के है सामने बोलना पड़ रहा था सही बात है वही उस मैंने चीज आपसे को। पहले भी कहा था कि हम कई बार घरों में इस बात पे इतनी आसानी से बात नहीं करते, तो इस तरह अपने पूरे गांव में इस तरह की अवेयरनेस फैलाना शायद ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम रहा होगा, स्पेशली क्योंकि हम जब लोगों के माइंडसेट से डील करते हैं और जो कि इतना कंडीशनड होता है तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। एंड Ritika, मैं एक पॉइंट व्हाट शी हैज जस्ट नाउ सेड इट इज वेरी इम्पैक्टफुल पॉइंट है ये। और एक चीज में जब काम होता है ना, जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो हमेशा काम का चोला पहन के आती है। बहुत बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटी ऑलवेज कम्स इन द गार्ब ऑफ वर्क एंड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट। अगर हम अपना काम शिद्दत से करते जाएंगे तो वही काम कैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। I would like all our young people who are part of this program must note this, that opportunity is always work. So if you do your work with sincerity and honesty, तो वो अपने आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आपके लिए बदल गई। थैंक यू रितिका। यस सर थैंक यू। एंड इस बीच में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी स्वाति जी से, अगर वो स्नेहा से कुछ पूछना चाहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, थैंक यू। स्नेहा से कौन कुछ नहीं पूछना चाहेगा। जब स्नेहा ने ऑस्कर जीता था तब हमने बहुत बड़ी स्टोरी करी थी। स्नेहा ऑब्वियसली शी वाज अ स्टार, शी सडनली रोज फ्रॉम द विलेज, मतलब एक हापुड़ के गांव से निकल के आ रही हैं और ऑस्कर ले रही हैं, तो शी वाज द टॉक ऑफ द टाउन। फिर उसके बाद भी जो डेवलपमेंट्स हुए तो हमने बीच बीच में किया। स्नेहा, आप ऑस्कर के लिए जब गई थी, आप दिल्ली तक भी नहीं गई थी, आपने पहली बार फ्लाइट ली और वो भी इंटरनेशनल सीरीज यूएस के लिए। जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में, हमारे समाज में जिस तरह से रिस्पांस मिलता है पीरियड्स को या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, जब इस तरह के टॉपिक को लेके आपको ऑस्कर मिला, वहां पर आपने वहां भी इंटरेक्शन किया होगा कुछ फॉरेन डेलीगेट से, कुछ हॉलीवुड स्टार्स से, वहां किस तरीके का रिस्पांस आपको मिला? देखिए मैम, जितना हमारे देश में जितना इस चीज को लेकर टैबू माना जाता है कि भाई पीरियड को का अगर नाम ले दिया आपने, पैड्स का नाम ले दिया, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं आपने कौन सा पाप कर दिया। लेकिन फॉरेन कंट्री में वहां पे ऐसा कोई इशू है नहीं। वहां पे मेरे को लगता है कि इतनी महिलाएं अवेयर नहीं है जितने वहां पे जेंट्स लोग अवेयर हैं। हाँ जी। तो वहां पे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं देखने को कि भाई मुझे ऐसा लगे कि भाई ये बहुत बड़ा टैबू है इन लोगों के लिए, या फिर हमारे जैसी जैसी कंडीशन हमारे देश में है ऐसी
ऐसी भी सिचुएशन वहाँ पे होगी, ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे महसूस हुआ नहीं, क्योंकि जितना महिलाएं वहाँ पे हम लोगों से कनेक्ट हो रही थी ना उस चीज को लेके, पीरियड को लेके बात कर रहे थे, और सबको पता था भाई मूवी का नाम पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है, जी नाम से ही पता लग जाए भाई वर्क क्या किया होगा मूवी में। जी तो इतनी महिलाएं नहीं आ रही थी सपोर्ट में जितने वहाँ पे जेंट्स लोग सपोर्ट में आ रहे थे कि भाई वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये होना चाहिए। तो क्या वहाँ पे ये कौतूहल का विषय था कि भारत में ऐसा होता है कि वहाँ पर पीरियड के समय महिलाओं को किस कंडीशन से गुजरना पड़ता है? क्या नहीं, कुछ ऐसा डिस्कशन वहाँ पे हुआ था? मैम वहाँ पे जब हमारी मूवी नेटफ्लिक्स पे हमारी मूवी को दिखाया गया था, वहाँ पे जितने हाँ भी जी इंग्लिश पत्रकार थे वहाँ पे सभी को बुलाया गया था, तो वो जी सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने सारी मूवी को देखा था तो मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे मूवी को देख के, वो जी रोने लगे थे। मैंने खुद देखा कितने लोग वहाँ पे रोने लग गए थे उसको देख के कि यार मतलब ऐसी सोच क्यों है लोगों की। वो इसलिए नहीं रोए थे कि भाई इस तरह से खराब कंडीशन है वहाँ पे इंडिया में, लोग ये नहीं है, लेकिन वो इस चीज को लेके रोए थे वहां पे। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की सोच ऐसी क्यों है, वो इस तरह से भेदभाव क्यों करते हैं जी महिलाओं के साथ में। जैसे इंडिया में करते हैं कि अचार को हाथ नहीं लगाना है, सिरके को हाथ नहीं लगाना है, रसोई में नहीं जाना है। तो जी वो इन चीजों को लेके परेशान थे कि हाँ भाई जी ऐसा क्यों, ऐसा जी। भेदभाव क्यों किया जाता है उस टाइम पे। ऑस्कर मिलने से पहले और ऑस्कर मिलने के बाद आपके काम में क्या परिवर्तन आया? आपको ज्यादा सपोर्ट मिला, ज्यादा मास एक्सेप्टेंस मिली, लोगों ने अब रियलाइज किया कि नहीं नहीं ये अच्छा काम कर रही है, इसे सपोर्ट करें, या चीजें और मुश्किल हो गई? देखिए ऑस्कर मिलने से पहले तो हम लोग अपने घर में ही नहीं बात कर सकते थे। जब ये पता चला कि भाई हमारी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है जी और मूवी दिखाने के लिए वो फर्स्ट यहाँ पे आए थे, हम लोगों से परमिशन लेने के लिए कि भाई हम ये मूवी दिखाना चाहते हैं बाकी और देशों में, तो आप हमको परमिशन दे दीजिए, क्योंकि जी हमने उन लोगों को पहले ही बोला था कि आप ये मूवी हमारे यहाँ पे मत दिखाना, हाँ जी हमारे इंडिया में मत दिखाना, आप अपने वहाँ पे दिखा लेना कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इंडिया में मत दिखाना, हम लोगों को शर्म आएगी। जी तो उसके बाद जब वो दोबारा आए तो मतलब अपने घर में भी हम लोग बात ही नहीं करते थे। जब आए वो लोग बात करने के लिए कि स्नेहा को अमेरिका जाना है जी और वो लोग स्नेहा को बुला रहे हैं ऑस्कर के फंक्शन में, तो गांव में लोगों को यही नहीं पता कि भाई ऑस्कर होता क्या है। मैं अपनी बात करूं, मुझे भी नहीं पता था कि ऑस्कर होता क्या है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करी थी। इतना पता था कि ऑस्कर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में मिलता है। तो ठीक है, जब ये पता चला कि भाई ठीक है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई, टॉप 10 में आ गई, टॉप 5 में, ठीक है कोई नहीं, ऐसे ऐसे बोल के चले ठीक है हाँ हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करे जा रहे थे बस कि ठीक है हाँ अच्छी बात है हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम देने के लिए चली गई, मैं फिर भी अपने फैमिली में बात नहीं कर सकती थी, अपने पापा के सामने बात नहीं कर सकती थी इस चीज को लेके। उसके बाद फिर वो लोग मेरे घर आए, मेरे पापा से उन्होंने बात करी मेरे को वहाँ अमेरिका ले जाने के लिए, और वो मूवी उन्होंने खुद मेरे पापा को दिखाई अपने फोन से कि जी देखिए ये मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है और ये आपकी बेटी ने मतलब ये वर्क किया है इसमें। जी उसके बाद मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया अपने घर में बात करना। जी फिर मैंने अपने घर में बात करी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी ऐसा नहीं था कि हम 10-20 लोगों के सामने, जेंट्स लोग बैठे हुए 10-20 लोग बैठे हैं उनके सामने जाके हम पीरियड को लेके बात कर दें, इतना नहीं था। बस ये था कि अगर महिलाएं कहीं पे बैठी हुई हैं, 150 महिलाएं इकट्ठा बैठी हुई, तो उनके बीच में जाके हम इजीली बात कर सकते थे पीरियड को लेके। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पे भी। जी उसके बाद जब ऑस्कर मिलने के बाद में जब हम लोग वापस आए, तो हमारे पूरे गांव के लोगों ने मिलके, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों ने मिलके हमारा इतना भव्य स्वागत किया था। तो सभी लोगों को पता चल गया था, सब लोगों ने मूवी देख ली थी भाई, नेटफ्लिक्स पे यूट्यूब पे सबने देख लिया था ट्रेलर की भाई हाँ इस चीज को लेके मिली है, तो सब लोग ऑलरेडी अवेयर हो गए थे। तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया था लोगों से बात करना। तो ये चेंज आया था ऑस्कर मिलने के बाद, हमारे लिए काफी चीजें इजी हो गई जो पहले नहीं थी। कि भाई हम नॉर्मली, अब तो ऐसा था कि ऑस्कर के बाद कि 1,000 लोगों के बीच में जाके भी, 1,000 जेंट्स के बीच में जाके भी हम नॉर्मली ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस से पीरियड को लेके बात कर सकते हैं। तो ये चेंज आया ऑस्कर के बाद। अभी कितने गांव में काम कर रहे हैं आप लोग? हम हापुड़ जिले के हमारे हापुड़ जिले में 4 ब्लॉक है, हाँ और जी 4 ब्लॉक में तकरीबन 58,000 समथिंग गांव है। तो अभी जो हम लोगों ने टारगेट बनाया है, जो हमारी जो संस्था एक रजिस्टर्ड कराई है सौर्य शक्ति फाउंडेशन के नाम से, तो हमारी टीम अभी हापुड़ जिले को टारगेट बनाया है कि हापुड़ जिले के 4 ब्लॉक में हम लोगों को वर्क करना है।
उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई थिंक स्नेहा ने एक बात बड़ी जल्दी में बोल दी कि स्नेहा, मैं शौर्य शक्ति फाउंडेशन पर थोड़ा जोर देना चाहूंगी, क्योंकि शौर्य शक्ति फाउंडेशन आपका अपना इनिशिएटिव है। और जब आपको थोड़ा एक लाइफ में रफ पैच सा आया, चाहे वो लॉकडाउन आया या फिर आपको थोड़ी और दिक्कतें आई अपने रेगुलर काम को लेकर जहाँ पहले काम करती थी, तो शौर्य शक्ति फाउंडेशन के बारे में आप बताएंगे। ये आपकी अपनी फाउंडेशन है। शौर्य शक्ति फाउंडेशन पिछले 8-10 साल से हमारे हापुड़ जिले में वर्क कर रहा है, लेकिन वो संस्था सिर्फ एक नाम था कि शौर्य शक्ति फाउंडेशन है। वो संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी, उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया था, कोई उसको नाम नहीं दिया था, लोगों में उसकी पहचान नहीं थी। बस एक ये था कि ये लोग हैं और शौर्य शक्ति फाउंडेशन की ये टीम है। 3-4 लोग थे जो हापुड़ जिले में पिछले 8-10 साल से शिक्षा को लेके और विलेज डेवलपमेंट को लेके वर्क कर रहे थे। तो उन जैसे ही जिस संस्था में मैं पहले वर्क करती थी एक्शन इंडिया में, उस संस्था से कुछ हो गया था ऐसा इशू पैसों वैसों को लेके, सैलरी वगैरह को लेके। तो वहां से हटने के बाद में फिर ये नहीं था कि भाई मैं हार मान के और घर में आराम से बैठ गई। उसके तुरंत ही बाद ही मैं उन लोगों के साथ जुड़ी और अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करी, 8-10 लोगों की टीम तैयार करी। और उसके लिए फिर वर्क किया हमने, फील्ड वर्क किया। कोई ऐसे ज्यादा ये नहीं था कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह में या दिखावा नहीं किया, और गांव जाके लोगों को अवेयर किया अपने एंड पे कि भाई लोगों को अवेयर करना जरूरी था वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, हाइजीन को लेके। तो मैंने अपने हापुड़ जिले के जितने भी आसपास में कुछ गांव हैं उनमें जाके तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से हम लोग उस वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू। ये तो बहुत ही काबिल तारीफ काम है स्नेहा। मतलब दिक्कत आने के बाद भी आप जुटी रही, आप पीछे नहीं हटी। ये इम्पोर्टेंट बात है, बिकॉज अक्सर महिलाएं निकलती हैं काम करने किसी नेक काम की तरफ, लेकिन अड़चन आती है तो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, और या फिर कोई बहुत बड़ी अड़चन आए तो वो काम ही बंद हो जाता है। लेकिन आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और ये एक बहुत काबिल तारीफ बात है जी। तो और अभी 1 महीने पहले ही हमने वो अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराई कि जब हम लोग 1-1.5 साल से वर्क कर रहे हैं जी, तो क्यों ना हम इसको गवर्नमेंट की निगरानी में करें इस काम को। तो इसलिए हमने वो अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराई है अभी 1 महीने पहले। देखिए संस्था बहुत लोगों ने बना रखी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई ठीक है लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग अपने एनजीओ के थ्रू बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारे एनजीओ का जो वर्क है, हम लोगों का सबसे डिफरेंट ये था कि हम लोगों ने पहले वर्क किया, उसके बाद संस्था रजिस्टर्ड कराई। लोग पहले संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद वर्क करते हैं। तो ये डिफरेंट था हमारी संस्था और इस बीच में ऑफ कोर्स हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि आप ऑस्कर जीती, तो लोगों का आपके काम पर पूरा विश्वास बना रहा कि काम किया है, अच्छा जेन्युइन काम किया है। और आप सिर्फ 25 इयर्स की हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आप इतनी यंग होती हुई आपके अंदर इतनी हिम्मत है और आप सबको साथ लेके चल रही हैं। आई थिंक स्वाति जी इस पे कुछ कहना चाहेंगी। बिल्कुल, एक्चुअली स्नेहा ने अभी जितनी उम्र भी नहीं है उससे बहुत कई गुने ज्यादा बड़ा काम लिया है और अपने सर लिया है। और ऐसे कहा जाता है कि जितनी बड़ी आपकी उपलब्धि होती है उतनी ही ज्यादा बड़ी आपके लिए जिम्मेदारी आ जाती है। तो स्नेहा, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी। एंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ना ही सिर्फ ऑस्कर, इस फिल्म को 11 और भी इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। वंडरफुल, है ना स्नेहा? जी, ऑस्कर से पहले वो 11 अवार्ड जीत चुकी थी मूवी। उसके बाद ऑस्कर मिला, उसके बाद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, क्योंकि हमने उन लोगों को बोला था कि आप ये हमारे देश में मत दिखाइए, लेकिन उन लोगों ने हमसे फिर एग्रीमेंट लिया कि ठीक है आपके देश में नहीं दिखाएंगे, बाकी देशों में दिखा सकते हैं। क्योंकि लोग, लड़कियां उसको देख के इतना इंस्पायर हो रही थी, मतलब इमोशनल हो रही थी वो मेरी स्टोरी को देख के। भाई एक लड़की कितना स्ट्रगल कर रही है, अपना घर का काम भी, अपनी पढ़ाई भी, और यूनिट पे भी काम करना, लोगों को अवेयर भी करना, और जो लोगों के ताने थे वो भी सुनना। तो मतलब कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे उस टाइम पे कि मतलब मैं टूट गई थी पूरी तरह से। लोगों की बातें सुन के, लोग इतना बहुत घटिया वर्ड यूज करते थे, मेरे से सुने नहीं जाते थे। तो मैं घर पे आके कभी रोना भी आता। मैं कितनी बार आके अपने घर पे रोई हूँ आके कि अब मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती।
बहुत बहुत बार मेरी हिम्मत टूटी है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कहीं हिम्मत टूटती है तो कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा होता है जो आपको हिम्मत देता है। तो एक वही पर्सन मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने मुझे हमेशा हिम्मत दी और हमेशा मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला और मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर करी स्नेहा। तो अब जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है और आप कह रही हैं कि अब आप इस चीज को आगे लेके जाना चाहती हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी इस जर्नी में आप अकेली नहीं हैं। एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि आपको हमने इस वेबिनार में इनवाइट किया है, इसीलिए हमारा मकसद यही है कि हम आपकी स्टोरी बहुत से लोगों से शेयर करें ताकि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। आपके साथ हम और लोगों को जोड़ना चाहेंगे जो आपकी हिम्मत बढ़ाएं। बट जब हम शौर्य शक्ति फाउंडेशन की बात करते हैं, अब से आप अपने आप को, अब आपके क्या गोल्स हैं, आगे आप किस तरह से जाना चाहती हैं? मैम, हम लोगों के गोल्स यही है कि देखिए शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे लोगों को ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी ये चीज बहुत बड़ा टैबू है। मुझे लगता है ग्रामीण इलाके में अभी भी लोगों को ये इस चीज के बारे में अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए हमने हमारा जो अपना ध्यान हमारी टीम ने जो केंद्रित किया है वो ग्रामीण इलाकों पे ज्यादा किया है कि हम गांव-गांव जाके और वहाँ पे कुछ महिलाओं को जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं अभी, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उन लड़कियों को इकट्ठा करें और उसके बारे में अवेयरनेस तो करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को वो चीज अवेलेबल भी कराएं। क्योंकि एक होता है अवेयरनेस करना, अगर मैंने काफी बार अवेयरनेस किया, बहुत लोग पहले हमारे पास भी आते थे अवेयरनेस को लेके, लेकिन वो होता क्या है ना कि ठीक है हम कहीं भी अवेयरनेस के लिए गए, अवेयरनेस किया, लोगों को इकट्ठा किया, अपने बताया जो भी कुछ बताना था और निकल लिए। तो लोगों को ये लगता है कि ठीक है आए, भाषण दिया और निकल लिए। तो वो तभी तक उनके माइंड में वो चीज रहती है जब तक वो बंदा उनके सामने रहता है। ठीक बात है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं, उन लोगों को दें, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें या किसी भी तरह से कहीं से भी कैसे भी करके, ताकि वो उस चीज को यूज करें और फर्क क्या है और किस लिए हम उनको इसलिए इसको यूज करने के लिए बोल रहे हैं, वो इस चीज को पहचानें। बहुत तो ही ये हमारा गोल पॉइंट रेज किया है आपने जैसे कि कहा स्नेहा कि अवेयरनेस की जरूरत गांव में ज्यादा है। यहाँ मुझे लगता है कि अवेयरनेस की जरूरत शहर में भी है, पर शहर में इस चीज की अवेयरनेस की जरूरत है कि गांव में हालत क्या है, ताकि शहर में लोग इस मकसद से आपके साथ जुड़ सके। मतलब जिस तरह से आज कितने लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं, बच्चे बड़े, अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स पीपल हैव जॉइंड। आई डोंट थिंक कि सबको इस गहराई से कई बार रोज की जिंदगी में इंसान सोच पाता है कि कितनी दिक्कतें इंसान गांव में झेलता है। तो वो अवेयरनेस आपकी सिचुएशंस की शहर में होनी भी जरूरी है। जी जी। सो ऑफ कोर्स हम आपके उसके अंदर इसमें मैं भी एक पॉइंट ये बोलना चाहती हूँ कि जो मुझे लगता है स्नेहा, दीपिका, अवेयरनेस के साथ साथ फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं हैं जो बहुत गरीब हैं वो सैनिटरी पैड्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। जी जी। तो आउट ऑफ कंपल्शन अगर वो करना चाहती भी हैं, उन्हें पता भी, अगर आप अवेयर भी कर देंगे, लेकिन उनके पास, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो सैनिटरी पैड्स के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि हमारे समाज में है। जिसके लिए शायद हम लोग कुछ करें, आगे सोचें तो शायद हम कुछ कर पाए। वेरी वैलिड पॉइंट रेज किया है आपने मैम, बिल्कुल ठीक बात की है आपने कि चीज़ों को, जैसे कि आपने बोला कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट है विच हैज टू बी लुक्ड आफ्टर, बट आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि जब हम इस चीज़ों के बारे में, तभी मैंने कहा कि जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इन बेटर ऑफ एरियाज, चाहे हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह स्नेहा ने हिम्मत दिखाई है अपने एरिया में, अगर हम सब हिम्मत दिखाएं और सपोर्ट करें तो शायद हम कहीं ना कहीं इस एम को जरूर रीच करेंगे। तो यस, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है उस हिसाब से। एंड विद दैट स्नेहा, एक स्कूल का बच्चा है जिसने मुझे मैसेज किया है कि यू नो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जब आप अपने स्कूल में पढ़ रही थी तो आपको इस तरह की जब दिक्कत आती थी तो फिर तब आपने क्या किया? देखिए मेरे साथ एक चीज थी कि कभी भी पीरियड के टाइम में कभी भी मैंने अपने स्कूल से लीव नहीं ली, कभी भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे को अपने घर से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था।
और मेरे पास अपना खुद का नहीं था, साइकिल वगैरह कुछ नहीं था, बाई ऑटो मेरे को जाना पड़ता है और काफी दूर 1-2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है स्कूल कितना जाने के लिए। परिश्रम है आपकी लाइफ में जो आपने ओवरकम किया है। मैंने देखिए कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो मतलब इस उस सिचुएशन में, पीरियड वाली सिचुएशन में, मतलब उसको अपने ऊपर हावी होने देती हैं, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने डेली रूटीन पे हावी होने देती हैं और ये सोचती हैं कि भाई ठीक, क्योंकि उनको एक माहौल स्टार्टिंग से ही ऐसा मिलता है जी। उनको ये स्टार्टिंग से ही ये लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा टैबू है, ये पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है हम लोगों को। तो वही कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत तो घर से ही स्टार्ट होती है, अपने फैमिली से। जी। फर्स्ट कहते हैं ना कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, घर होता है, माँ बिल्कुल होती ठीक है। बात। नेहा, इसमें मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी। जितना मुझे पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आज भी लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप आउट का परसेंटेज काफी है, सिर्फ पीरियड्स की वजह से। इस पर आप कुछ बोलेंगी? इसमें पहले जब हम लोगों ने, अब से 4 साल पहले जब हमने ये आंकड़ा देखा था, अपने आसपास के गांव में विजिट किया, जब हम लोगों ने ये वर्क किया था, तो उस टाइम पे ये ड्रॉप आउट वाला जो परसेंटेज था वो काफी ज्यादा था कि बहुत लोग अवेयरनेस की ना होने की वजह से वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते थे। लेकिन अभी 4 साल के बाद जब मैंने दोबारा से वो एक बार विजिट किया है आसपास के इलाके में जाके, तो अभी वो परसेंटेज मेरे को बहुत डाउन नजर आ रही है, क्योंकि लड़कियां अब तो स्कूलों में भी अवेयर किया जाता है, टीचर्स भी स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं इस चीज के बारे में। तो अभी ऐसा नहीं है कि भाई उस चीज को लड़कियां, भाई आने वाली जो हमारी जनरेशन है, वो जो न्यू जनरेशन है, और उनके साथ ये सब चीजें नहीं है। That's good. तो कोई प्रयाग अत्री है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट माय टीम कि प्रयाग अत्री जी को हम अनम्यूट कर सकें? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। थैंक यू स्नेहा मैम, आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ये किस का जो टॉपिक, इस सडन जो करंट सिनेरियो है इसके बारे में। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जब आपके सामने ये प्रॉब्लम आई तो फिर तो आपने मतलब कि अपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि आप ये स्टेप लेना चाहती हैं, एक मतलब लोगों के लिए काम करना चाहती है? क्योंकि सबसे पहले अगर जब हम काम करना चाहते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए, फैमिली हमेशा कभी कभी ना रोकती है, बोलते तुम बेटी क्या करोगी करके, लोगों ने कर चुका है। और लोग करते हैं, चले जाते हैं। और स्टॉप और आगे जो गांव के लोग हैं वो भी आपको रोकते होंगे चीजों के कि बहुत लोगों ने किया फिर छोड़ दिया। तो आपने कैसे इसको आगे किया अपने आपको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए? सर देखिए, जैसे बोलते हैं कि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है तो बाहर के लोगों से, बाहर की सिचुएशन से आप लड़ जाओगे अगर आपके साथ फैमिली सपोर्ट है तो। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि फैमिली भी कभी कभी मतलब आपके काम को लेके ये सोचती है कि भाई ठीक है आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, क्योंकि मेरा एग्जाम होना था दिल्ली पुलिस का, और मैं अपना पूरा टाइम 8 घंटे मेरे को यूनिट पे भी देने हो रहे थे और मेरे को घर का भी काम करना था। तो जैसे जैसे मेरा एग्जाम नजदीक में आने लगा तो मेरे पापा ने भी एक बार बोला कि बेटा इससे आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, आप मतलब ये वाला काम छोड़ दो और आपको अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने मेरे सामने भी ये चीज आई थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैंने पापा को बोल दिया कि ठीक है पापा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी वर्क करने के लिए, और ठीक है मैं पढ़ाई करूंगी, अपना पढ़ाई पे पूरा ध्यान दूंगी। उसके बाद दिन में मैं अपना पूरा दिन पढ़ाई करती थी, लेकिन रात को यूनिट पे जाती थी चुपके से, बिना बताए पापा को, चुपके से जाके यूनिट पे काम करती थी। तो मतलब उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन 10-15 दिन ऐसा चला कि मैंने रात को जाके चुप चुप काम किया, पापा को पता नहीं चला। तो उसके बाद जैसे ही पापा को पता चला 10-15 दिन के बाद, तो मतलब पापा बहुत गुस्सा हो गए थे कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं है और एग्जाम सर पे है और नंबर नहीं आ पाएगा दिल्ली पुलिस में, और वेस्ट जा रहा है सब कुछ, इतनी मेहनत सब वेस्ट जा रही है, आपका ध्यान तो उस काम को लेके है, उससे क्या मिलेगा। तो हो जाता है कभी कभी। कुछ गांव के लोग भी ऐसे थे कि भाई लड़की को क्या काम करा रहे हो, शर्म नहीं आती, ऐसा काम कराते हैं लड़कियों को, और ज्यादा सैलरी भी नहीं देते हैं वो लोग। तो इससे तो अच्छा कि भाई एजुकेटेड लड़की है, ग्रेजुएट है, किसी भी स्कूल में पढ़ा लेगी, टीचर बन जाएगी, ये वाला काम करना जरूरी नहीं है, आप ये क्या काम करा रहे हो। तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है फैमिली का भी, बाहर वाले लोगों की बातों से। तो हो गया था ऐसा ही, पापा के साथ में भी ऐसा रहता। तो पूरा 1 महीना मेरे पापा ने मेरे से बात नहीं करी थी।
मैं डेली यूनिट पे जाती थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मैंने अपना वर्क नहीं छोड़ा था। मैं डेली यूनिट पे जाती थी और यूनिट से वर्क करने के बाद मैं आके पापा के पास बैठती थी ऐसे बड़े ऐसे, पापा प्लीज मान जाओ, पापा प्लीज नाराज मत हो, पापा प्लीज मेरे से बात कर लो, ऐसा मत करो और मेरे को करने दो, आप ये वाला वर्क मैं करना चाहती हूँ। तो मेरा डेली का ये रूटीन था कि मुझे कंटिन्यू सुबह शाम पापा के पास बैठना, जाके रोना, पापा के पास बैठ के पापा प्लीज मेरे से बात करो, ऐसी चुप मत रहो, नाराज मत रहो और गुस्सा मत करो, मेरे से बात करो। वो कहते हैं ना कि एक बेटी अपने बाप से ज्यादा करीब होती है, तो मैं भी अपने पापा के बहुत ज्यादा करीब हूँ। तो जी जी अगर मेरे पापा मेरे से नाराज हो गए तो मतलब ऐसा लगा कि मेरी तो दुनिया ही मेरे से नाराज हो गई, तो वही वाला था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपना वर्क नहीं छोड़ा। एक महीने के बाद जैसे जैसे फिर दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, नंबर नहीं आया, एक नंबर से मैं रह गई दिल्ली पुलिस में। तो उसके बाद तो फिर मतलब पापा वाली बात पूरा पक्का हो गई कि ठीक है, तूने पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया था, तेरा ध्यान तो उस वाले काम में था ना, इसलिए नंबर नहीं आया। मैंने बोला ठीक है पापा, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, मैंने उस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के 1 मंथ बाद ही इंफॉर्मेशन आई कि आपकी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है और आपको ऑस्कर के लिए अमेरिका जाना है, पासपोर्ट आप बनवा लीजिए अपना। तो उसके उसके उसी इंसिडेंट के साथ कहीं ना कहीं वो जो मेरा फेल होना था दिल्ली पुलिस में, वो कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट हो गया, दब गया था, बिल्कुल दब गया था। वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा हमको देखना चाहिए तो कहाँ खुल रहा है, तो वो ऐसा कहीं नहीं है ज्यादा कि बड़ा दरवाजा था। जी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में नहीं आते। इतना इजीली नहीं था मेरे लिए वर्क करना जितना इजीली मैं आप लोगों के सामने आज बता रही हूँ। ये तो मेरे बिल्कुल सामने हम बहुत सारी समझते कठिनाई हैं। आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कितने मोमेंट्स ऐसे आए जहाँ पे मैंने हार मानी, मैंने हिम्मत हिम्मत टूटी मेरी, मैं रोई भी। और लेकिन हर चीज से लड़ते लड़ते, वो एक चींटी होती है ना, वो बार बार चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है। तो वही वाला मेरा टारगेट था कि मुझे वो चींटी बनना है, मुझे एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और आप अपनी मेहनत से उस मंजिल तक पहुंची। और आज भी मेरा मकसद यही है। मेरा मकसद अभी भी ये नहीं है कि भाई ठीक है ऑस्कर मिल गया बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे लिए असली ऑस्कर वो है कि अगर मुझे देख के अगर 10 लड़कियां इंस्पायर हो रही हैं और वो इस टॉपिक को लेके सामने आ रही हैं, अपने फैमिली में बात कर रही हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रही हैं, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर रही हैं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा ऑस्कर है। बिल्कुल, और आपके उस लक्ष्य के लिए और आपके उस खुशी के लिए हम आपके साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने इस वेबिनार में बहुत से लोगों को जोड़ा, और ये वेबिनार लाइव होगा इवन ऑन फेसबुक, और हम इसके बारे में और बात करेंगे। एंड जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम आपसे खुद मिलेंगे और आपके इस इनिशिएटिव को आगे भी लेकर जाएंगे। एंड आई थिंक स्नेहा, हम तो आपके साथ बहुत सारी और बातें कर सकते हैं, लेकिन वी अंडरस्टैंड टाइम का कंस्ट्रेंट है। आपने अपना समय निकाला और अपनी जर्नी, अपनी सारी इश्यूज को हमसे शेयर किया, जिससे कि आई थिंक लोगों के अंदर, आई थिंक आज जो लोग हमसे जुड़े हैं कहीं ज़्यादा अवेयर होंगे और शायद इस बारे में सोचेंगे। और अवेयरनेस और सोचने के बाद, जैसे कि स्वाति जी ने बोला, जो बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है, उस पे हम आपके साथ डेफिनेटली जुड़ेंगे और आपके इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएंगे। हमारा रेडियो मानव रचना है, जो कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। आज उनकी डीन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपकी इस इंटरव्यू के जितने बाइट्स हैं उनको हम अपने रेडियो स्टेशन पर भी प्ले करेंगे। एंड ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके इस अच्छे लक्ष्य में आपके साथ जुड़ेंगे। हमारी गुड विशेस और हमारा प्रॉमिस है कि वी विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस टुगेदर। इस पर मैं स्वाति जी का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से और वो हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ी। थैंक यू सो मच रितिका, और कभी भी किसी अच्छे कॉज के लिए आई एम ऑलवेज देयर विद स्नेहा, विद मानव रचना। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। एंड मैं अपने सभी गेस्ट को भी एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा थैंक यू है जो मैं राजू जी को कहना चाहूँगी, क्योंकि वो स्पेशली नीरज से इस टाइम स्नेहा के विलेज गए हैं ताकि वो इस वेबिनार में आ सके। तो राजू जी, आपके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू फॉर दिस एफर्ट। इवन दो कोरोना है, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बीच में आपका पैशन और आपका डिटर्मिनेशन इस कॉज को आगे ले जाने के लिए भी ये काबिल तारीफ है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। And with that, I would request Sanyogita ma'am, if she's there. Ma'am,
Yes. some thoughts before we can really close the webinar? Definitely, it has been, very, very interesting and enlightening listening to, because जैसे स्नेहा ने बोला कि आज आराम से बातें हो रही हैं, ऐसा ऐसा हुआ, पर एक एक पल, एक एक दिन जब आप संघर्ष करते हो किसी चीज के लिए, उसके लिए मुझे लगता है जुनून होना बड़ा जरूरी है. जो पैशन की बात आप कर रहे हैं, जुनूनी लोग हैं जो ऐसे काम में, even if you are falling, you are rising up again, और सब कुछ सुनना, पर्सनल अटैक्स भी सुनना, जबकि आपका कोई पर्सनल एक आदमी का मुद्दा नहीं है, एक औरत का मुद्दा नहीं, आप उस विषय में बात कर रही हैं जो हम सबको कंसर्न करता है. तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और अंदर से उस एहसास से, उस मुद्दे से आपका जुड़ाव बहुत जरूरी है. सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, वो सब दे शुड थिंक and look beyond themselves and look at, जब हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं अपने बच्चों के लिए आज की डेट में, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं कि हमारे नेबरहुड में क्या है, हमारी कम्युनिटी को किस चीज की जरूरत है, हम उन चीजों के बारे में सोचें और उसके ऊपर कुछ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, उसके ऊपर काम करें. और मैं बहुत खुश हूँ ये शेयर करते हुए स्नेहा और स्वाति मैडम के साथ भी, कि हमारे जो स्कूल हैं, खास करके कॉलेजेस जो मानवरचना के हैं, हम लोग ऐसे बहुत सारे नेबरहुड से, कम्युनिटी से प्रोजेक्ट्स उठाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मैं शेयर करना चाहूंगी, जो हमारा कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं घरों में, बिकॉज हमने ये देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे अब्रॉड चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, कम्युनिकेट करना, अपने डेली काम करना, तो हमने एक फंक्शनल डिजिटल कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम उनके लिए किया है. सो ऐसे वाले प्रोग्राम्स, इसीलिए मानवरचना जो है वो मतलब आपको लेके यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे, we are really, really happy, and thank you so much, Swati ma'am and Sneha ma'am, for being here, and Ritika for bringing in the conversation so lively, and thanks to Chavi ma'am and Manvachna for creating this platform. हम सारे जुड़ सकते हैं, चाहे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जब हम पॉजिटिविटी आई है, कोरोना तो ठीक है जाए, पर ये जो अच्छी पॉजिटिव चीजें हो रही है ना, ये नहीं जानी चाहिए. They should stay back. Very rightly said. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And I would also request Chavi ma'am, if she would please come and say a few words. With this, स्नेहा, बहुत अच्छा सेशन था, और डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, जैसे कि ऋतिका ने कहा. और ऋतिका मैम बहुत लाइवली एंड वेरी नाइस, संयोगिता मैम एंड एवरीबडी हियर, आई वांट टू थैंक एवरीबडी. बट ये जो पूरा ये जो आपने चलाया है, एक एम्पावरमेंट की अगर हम स्टोरी देखें तो आपकी है, और यही एक एम्पावरमेंट होता है, और एक हम सब के लिए मिसाल है. और ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप कर रही हैं, और हम चाहेंगे कि हम, जैसे संयोगिता मैम ने बताया कि लिटरेसी है, और भी चीज़ें हैं, कम्युनिटी वर्क जो हम लोग कर रहे हैं. ऋतिका भी जानती हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें की है, बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं. हर साल एक बहुत बड़ा मुहिम है जिसे हमने स्वयं सिद्ध का नाम दिया है, जो हम करते हैं. सत्य भल्ला मैम जिनके अंडर हम ये सारा, उनके डायरेक्शन में, और हमारे डीजी डॉक्टर वधवा, इन सबके साथ हम लोग ये बहुत सारे प्रोग्राम्स इतने साल से, ऋतिका भी जुड़ी हुई हैं 2014 से, पहले से 2009 से आई थिंक हम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़े. एंड ऋतिका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एंड सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड थैंक यू स्वाति जी. Swati ji, thank you so much. It was so wonderful listening to you. Thank you, ma'am. And with that, Sneha, जाते जाते अगर आप एक मैसेज आप हम सबको देना चाहती हैं, तो we would love to hear the last line from you. मैम, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जो जब कभी मेरी हिम्मत टूटती है तो मैं एक ही 2-4 लाइनें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ. परिंदों को मिल जाएगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिल जाएगी मंजिल एक दिन, ये आसमां में फैले उनके पंख बोलते हैं. खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. Very well said, Sneha. And thank you so much once again to everybody, all the guests also who have joined us for this webinar. And together we shall all make a difference. That is our assurance and promise to you. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम, आप सभी का, आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, सच में. प्लेजर इज आवर, स्नेहा, एंड हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे. थैंक यू. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट्स टू प्लीज लॉग आउट एंड वी कैन एंड द वेबिनार.